जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस मिनी मैराथन क्लास में। दोस्तों आज हम विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों के पीवाईक्यू देखेंगे जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी पीवाईक्यू बने हैं उन्हें हम देखेंगे क्विकली। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, 5 जगत वर्गीकरण जो हुआ है दोस्तों, 5 किंगडम्स का वर्गीकरण, ये प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है R.H. विटेकर महोदय के द्वारा। और ये जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2022 में हुआ था उसमें पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा, वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनका नाम है कार्ल लिनियस। ठीक है, ये भी यूपी लेखपाल 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, जीवाणु को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये मोनेरा जगत के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है, पूछा गया प्रश्न है। मशरूम और ईस्ट को किस जगत के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों कवक यानी फंगी के अंतर्गत। देखिए अगर आप पूरा ध्यान से रिवाइज करते हैं तो क्वेश्चन में जहां पे एलिमिनेशन वाला चीज होता है ना, तो वहां पे एलिमिनेट भी करने में सहायक होता है। ठीक है, और आजकल एग्जामिनर करता क्या है, पीवाईक्यू उठा के थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है वो किसने शुरू की थी? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति शुरू करी थी कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, तो हमने देखा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को कहा जाता है और द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी किसने करी थी? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा, अमीबा और जो पैरामीशियम है वो किस जगत में शामिल किया गया इनको? तो ये आते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वनस्पत जगत यानी प्लांट किंगडम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। स्टेट पीसीएस 2018 में पूछा गया है। तो प्लांट किंगडम का जनक थियोफ्रेस्टस महोदय हैं। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का जनक कौन है? तो एनिमल किंगडम का जो जनक है दोस्तों वो है अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पादप जगत के किस वर्ग को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो दोस्तों बताएं। तो जो ब्रायोफाइटा है दोस्तों, इसको पादप जगत में पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, किसको? ब्रायोफाइटा। वास्तविक जड़, तना और पत्ती रहित पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों जड़, तना और पत्ती रहित पौधों को किस समूह में रखा गया है? इनको थैलोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, तो वास्तविक जड़, तना और पत्ती रहित पौधों को थैलोफाइटा में रखा गया है। ठीक है देखिए सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान से देखिएगा। नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी किस जगत के उदाहरण है? तो दोस्तों ये मोनेरा जगत के, ठीक है, उदाहरण है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया भी किस में आता है? मोनेरा जगत में। बिना फूल वाले और बीज रहित पौधों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको क्रिप्टोगेम कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना फूल और फल। ठीक है, बिना फूल वाले और बीज रहित पौधों को, फल तो है लेकिन बिना फूल वाले बीज रहित पौधों को क्रिप्टोगेम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन सा है? दोस्तों वो है आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा का। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो दोस्तों होमो सेपियंस, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस संघ यानी किस फाइलम के जीवों का जो शरीर है वो छिद्र युक्त होता है? तो दोस्तों जो पोरीफेरा है, ठीक है, आपको पता है पोरस से याद रखेंगे आप, पोरस से छिद्र होता है। तो जो पोरीफेरा जगत है या संघ है, ठीक है, उसके जीवों के शरीर छिद्र युक्त होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। किस वर्ग के पौधों के जो बीज हैं वो फलों के अंदर ढके होते हैं? तो दो बताइए, किस वर्ग के पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं? तो दोस्तों इनको एंजियोस्पर्म कहते हैं या आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो पौधों के जो बीज हैं वो फलों के अंदर क्या होते हैं? ढके होते हैं। मगरमच्छ को जंतु वर्गीकरण के किस वर्ग में रखा जाता है? तो दोस्तों सरीसृप वर्ग में। ठीक है,
ऑक्टोपस जंतु जगत के किस संघ के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मोलस्का। किसके अंतर्गत? मोलस्का। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। जल संवहन तंत्र जो वाटर वैक्यूलर सिस्टम है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया किस संघ के जीवों की विशेषता है ये? जल संवहन तंत्र किस संघ के जीवों की विशेषता है? तो इकाइनो, क्या है दोस्तों? इकाइनोडर्मेटा है। क्या है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो याद रखेंगे जल संवहन तंत्र वाले जो संघी जीव हैं वो इकाइनोडर्मेटा वाले हैं। अब हम कोशिका विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसको, तो दोस्तों लाइसोसोम को। कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका की किस भाग में होता है? तो दोस्तों राइबोसोम में। ठीक है, तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के राइबोसोम वाले हिस्से में होता है। ठीक है अगला प्रश्न है आपसे, जीव क्या है? जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों सेलुलोज की। कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों राइबोसोम को कोशिकांग की कोशिका फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत सेल थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने करा था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों ये है तंत्रिका कोशिका, इसको न्यूरॉन भी हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपसे, जो तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में भाग लेता है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन में। ठीक है, तो तारककाय मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में भाग लेता है? दोस्तों कोशिका विभाजन में। याद रखिएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो दोस्तों गोल्गी का या गोल्गी बॉडी को हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं और पैकेजिंग बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से एक एक प्रश्न रट जाइए। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जो सुविकसित केंद्रक होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, सुविकसित केंद्रक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौक में कौन सा मुख्य धात्विक तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करता है। जीन मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो दोस्तों डीएनए का बना होता है। याद रखिएगा, जीन मुख्य रूप से डीएनए का बना होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। समसूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस कहते हैं कि किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आते हैं? तो दोस्तों मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आते हैं? तो दोस्तों मेटाफेज में। याद रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन शरीर के किन कोशिकाओं में होता है? तो दोस्तों ये जनन कोशिकाओं जनन सेल में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 39। पादप कोशिका में जो वैक्यूओल यानी रिक्तिका है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जल और अपशिष्ट का भंडारण करना। ठीक है, तो पादप कोशिका में वैक्यूओल यानी रिक्तिका का मुख्य कार्य जल और अपशिष्ट का भंडारण करना है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जीव द्रव्य को। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य हो गया। और अगर हम मनुष्य शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई की बात करें तो कोशिका हो जाता है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे मानव शरीर के तंत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये है यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ठीक है, लार जो स्लाइवा है में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? तो दोस्तों टाइलिन और इमाइलेज है।
तो ये भी याद रखेंगे, टायलिन और इमाइलेज ये क्या करते हैं? तो दोस्तों बताइए, ये स्टार्च को तोड़ने का कार्य करते हैं, टायलिन और एमाइलेज। ठीक है, ये किस में होते हैं? स्लाइवा में। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे माना जाता है? तो दोस्तों ओ ऋणात्मक को। ठीक है, ओ निगेटिव को। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों इसको हम फीमर यानी जांग की हड्डी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों 4, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है आपसे प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपसे क्या है, मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर है को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा। गुर्दे यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों नेफ्रॉन, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपसे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहां पर होती है? तो दोस्तों ये है स्टेपिस और ये कान में पाई जाती है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों हृदय से है पेसमेकर का संबंध। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपसे पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये है थायराइड ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, याद रखेगा। श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का जो विनिमय है वो फेफड़े के किस भाग में होता है? तो दोस्तों श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़े के एल्वियोली या कूपिका में होता है। ठीक है, एल्वियोली और कूपिका आप दोनों याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पचे हुए भोजन का जो मुख्य अवशोषण है वो आहार नाल के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये भी आपके जो लेखपाल का एग्जाम हो उसमें भी ये पूछा हुआ था। ठीक है, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमाने में जो यहाँ क्या है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो हैं, ठीक है, वो ही क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों 120 से 80 mm पारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, भोजन चबाने वाले दांतों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भोजन चबाने वाले मुख्य दांतों को चर्वणक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं। ठीक है, बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपसे, मूत्र का पीला रंग किस वर्डक या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यूरोक्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों एड्रेनेलिन को। क्या? एड्रेनेलिन को, याद रखेंगे। लड़ो या उड़ो हार्मोन इनको कहते हैं। ठीक है, एड्रेनेलिन। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू बने हुए हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली हम सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए आप, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण। उसके बाद आपसे प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन से खनिज सबसे आवश्यक है? तो दोस्तों कैल्शियम। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, विटामिन डी। बच्चों में जो क्वैसियोरकर रोग किसकी गंभीर कमी के कारण होती है? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वैसियोरकर नाम की बीमारी होती है। वेरी रोग जो है दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको हम थियामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन बी और सी ये क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन तो दोस्तों ये है ADEK। क्या है? ADEK, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों विटामिन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। घेंघा रोग जिसको हम ग्वाइटर भी कहते हैं भोजन में किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है,
आपसे प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी या बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई अगर की इसकी कमी होती है, इसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, तो आपके अंदर बांझपन की समस्या या नपुंसकता की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको एंटी स्टेरिलिटी या बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। तो आप विटामिन ई का भरपूर मात्रा रखिए शरीर में। मानव शरीर में ऊर्जा का जो प्राथमिक और सबसे तीव्र स्रोत है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत अगर हम कहें तो फैट होता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद आपसे प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है? तो दोस्तों उसको हम केसीन कहते हैं। ठीक है, आयरन की कमी से मनुष्य शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों एनीमिया, जिसको हम अरक्तता भी कहते हैं, और इसके लिए लोग पालक, उसके बाद जगेरी यानी कि गुड़ का सेवन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो गोल्डन राइस है में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में। सूर्य की रोशनी से त्वचा में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों विटामिन डी का। अगर ऐसा प्रश्न बने तो आप याद रखिएगा। अभी लेखपाल की परीक्षा में एक प्रश्न बना था, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब मनुष्य के शरीर पे पड़ती हैं या फिर कहीं पे, ठीक है, तो या पौधों पे, शरीर पे छोड़ दीजिए, पौधों पे, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के कितने प्रतिशत हिस्से का प्रयोग हो पाता है? तो दोस्तों 50% राइट आंसर होता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है। खट्टे फलों जैसे संतरा और नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों उसको हम साइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों फैट से। ठीक है, वसा से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा, मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। शहद का मुख्य घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ द हनी क्या है? तो दोस्तों फ्रक्टोज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फ्रक्टोज, ये शहद का मुख्य घटक है, याद रखेंगे। विटामिन B12 में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला चैप्टर हम देखेंगे मानव रोग। ठीक है, चलिए इसके महत्वपूर्ण PIQ देखते हैं। दोस्तों ह्यूमन डिजीज से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़िए आप। आपसे प्रश्न पूछा गया है, टिटनेस रोग में मानव शरीर के किस तंत्र को यह प्रभावित करता है? तो बताइए, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आज तक आपको नहीं पता तो याद रखिएगा। ठीक है, मलेरिया रोग किस परजीवी, किस पैरासाइट के कारण होती है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों HIV वायरस के संक्रमण के कारण। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसको हम मधुमेह कहते हैं। क्या? डायबिटीज कहते हैं, याद रखिएगा। टाइफाइड बुखार शरीर के मुख्य अंग को प्रभावित करता है, तो किस अंग को? तो ये दोस्तों आंत को, जो इंटेस्टाइन है उसको प्रभावित करता है, याद रखेंगे। क्षय रोग या टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो दोस्तों उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 87 है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है और यह किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और यह केंद्रक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों कवक या फंगस के, ठीक है, कारण होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है CGL में। पीलिया जॉइंटिस जिसको हम कहते हैं, इस रोग से मनुष्य शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत, यानी कि जो लीवर है वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया कहते हैं को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इनके नाम में थोड़ा सा अपोजिट वाला आपको भाव देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों टीबी क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है,
काली खांसी जिसको हम पर्टुसिस कहते हैं से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा मुख्य टीका दिया जाता है? तो काली खांसी से बचने के लिए डीपीटी वैक्सीन लगती है। क्या है डीपीटी वैक्सीन? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। मीनी माता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रोग पानी में किस धातु की प्रदूषक मतलब किस धातु के अधिक हो जाने या किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो दोस्तों मरकरी। ठीक है, तो ये बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूएबल एग्जाम ही ऐड किए हैं। ठीक है, डेंगू बुखार ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो दोस्तों मादा एडिस इजिप्टी के काटने से फैलता है। डेंगू फीवर किसके काटने से? मादा एडिस इजिप्टी के। ठीक है, जो विडाल टेस्ट है दोस्तों, इसका उपयोग किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, रक्त में जो यूरिक एसिड है उसकी उच्च मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों गाउट या गठिया रोग इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउट या गठिया रोग। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है हेपेटाइटिस रोग। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है आपसे, घेंगा रोग किस ग्रंथि के आकार बढ़ जाने के कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है लेकिन आंसर यही है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो घेंगा रोग किस ग्रंथि के आकार बढ़ जाने के कारण? तो थायराइड ग्रंथि के आकार के बढ़ जाने के कारण होता है। जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता? तो दोस्तों ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस विटामिन की कमी से ये हीमोफीलिया जो रोग है ये विशेषकर मनुष्य के शरीर में हो जाता है। वो विटामिन के है या ई है, कौन सा है इन दोनों में से? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, अनुवांशिकी का जनक आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर किया था इन्होंने प्रयोग। बड़ा ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न है, डीएनए का जो द्विकुंडलीकृत प्रारूप है ये किसने दिया था? तो दोस्तों वाटसन और क्रिक महोदय ने दिया था। और यहाँ पे देखिए, चलिए अब आगे बताएंगे। अभी लेखपाल में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 46 और 23 जोड़े भी हों तो सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, आनुवंशिकता की जो मूल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? तो दोस्तों वो है जीन। ठीक है, तो आनुवंशिकता की मूल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जीन है, डीएनए को ट्रिक नहीं करेंगे। ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों विल्हेम जोहानसन ने। किसने? विल्हेम जोहानसन। देखिए लेखपाल में पूछा गया था। ठीक है, बहुत लोगों के नाम किसने क्या खोजा है, तो आपसे लोअर पीसीएस में ऐसे प्रश्न एक्सपेक्टेड है। तो जीन शब्द का प्रतिपादन विल्हेम जोहानसन ने किया था। और लेखपाल के एग्जाम में इकोटोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, ऐसा प्रश्न बना था। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए किस गुणसूत्र का उत्तरदायी तो माना जाता है? तो दोस्तों पिता का जो गुणसूत्र है, ठीक है, जिसको हम वाई कहते हैं, वो लिंग निर्धारण में सहायक होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा, ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, अब देखिए वाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक्स तो फीमेल में भी होता है, फीमेल फीमेल, एक्स एक्स फीमेल हो ही गया, लेकिन वाई अगर आ गया तो भाई वो पुरुष हो गया, वाई नहीं है तो फिर वो फीमेल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, आरएनए में जो थाइमीन है इसके स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? तो दोस्तों आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की बात हो रही है, इसमें इससे ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 45 होती है, यानी 44 प्लस XO। ठीक है, तो इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो 45 इसमें गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस XO करके याद रखिएगा। यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस 2016 का प्रश्न है, आपसे एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए आपसे क्या पूछा गया है,
डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो दोस्तों 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना जी ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए किया था, हरगोविंद खुराना जी ने किया था, याद रखिएगा। वर्णांधता के ऊपर प्रश्न है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन मुख्य रंगों में अंतर नहीं कर पाता? तो दोस्तों लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, गुणसूत्र की बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। किससे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, याद रखेंगे हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखें आप, आपसे प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक के अलावा डीएनए किस अन्य कोशिकांग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। किस आनुवंशिकी रोग को शाही बीमारी भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये हीमोफीलिया ही है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एलिजाबेथ के फैमिली में देखा गया था। उसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है दोस्तों? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये इसे ग्रसित पुरुष में कौन से गुणसूत्र का विन्यास होता है? तो दोस्तों XXY यानी कि कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली 46 होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसमें XXY गुणसूत्र मतलब देखने को मिलेगा, एक अतिरिक्त पेयर। ठीक है, तो 47 गुणसूत्र उसमें हो जाते हैं। जैव विकास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जैव विकास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियरी किसने दी? ह्यूगो डी ब्रीज ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या है, उपार्जित लक्षणों की जो वंशागत का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो उपार्जित यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों लैमार्क महोदय ने दिया था, याद रखिएगा। प्रकृति जो वर्णवाद है, जो प्रकृति वर्णवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन महोदय ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले चैप्टर के ऊपर। अगला चैप्टर है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्य की। ठीक है, तो चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं फ्रिक्वेंटली। पहला प्रश्न इसमें क्या है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दोस्तों जाइलम। बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो जल और खनिजों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है पौधों में। पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दोस्तों उसको हम फ्लोएम कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होता है। हमने देखा जल और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा, और पौधों में जो भोजन तैयार होता है, ठीक है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, इसका किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे पूछा गया है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल प्रकाश में। ठीक है, तो रेड लाइट में। अगला प्रश्न, पत्तियों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक की यानी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है? तो दोस्तों एथिलीन जो है, ठीक है, एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है, जिसका नाम है एथिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या है, फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। उसके बाद पौधों में पत्तियों के माध्यम से जल की वाष्प के रूप में हानि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वैसे तो वाष्पोत्सर्जन आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, ट्रांसपिरेशन। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन को वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों जो एब्सिसिक अम्ल है,
ठीक है। एब्सिसिक एसिड है, ABA जिसको कहते हैं, ये पादप हार्मोन की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन पौधों के लिए एब्सिसिक एसिड है। पौधों में जो बौनापन है उसको दूर करने और तने की वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जिब्रेलिन। क्या कहते हैं दोस्तों? जिब्रेलिन, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? बौनापन को समाप्त करता है। और जो एब्सिलिक अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल है, ठीक है, तो दोस्तों ये वृद्धि हार्मोन को रोकता है, ठीक है, ये अवरोधक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिससे गैसों का विनिमय होता है, तो दोस्तों इनको कहते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर उनका बंद होना किस प्रकार की गति है, तो दोस्तों इसको हम कंपानुकुंचन गति कहते हैं। तो छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर उनका बंद होना ये किस प्रकार की गति है, तो कंपानुकुंचन गति है ये, ठीक है। तो इसको हम सिस्मोमोनास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। क्या है दोस्तों? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है, तो दोस्तों इसको हम साइटोकाइनिन कहते हैं। तो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ये क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है, तो दोस्तों ये ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन है, ये कहां पर संपन्न होती है, तो दोस्तों स्ट्रोमा में। कहां पे? स्ट्रोमा में। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं पोटोमीटर, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है एब्सिसिक अम्ल, यही पौधों के मतलब वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो तनाव हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है, तो दोस्तों ये है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ठीक है। जिब्राल्टर हमने देखा था, वो क्या करता है दोस्तों? वो ग्रोथ कराता है तनों का। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों मांसल पुष्पासन, ठीक है। तो उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो मांसल पुष्पासन भाग जो सेब और नाशपाती का होता है वही खाने योग्य भाग होता है, मांसल पुष्पासन। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों सूखी पुष्पकली होती है ये लौंग। क्या होती है? सूखी पुष्पकली होती है लौंग। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर जिसका नाम है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो दोस्तों इससे जुड़े प्रश्नों को देखिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो दोस्तों वो है अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम है इनका? अर्नस्ट हैकेल। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, याद रखेंगे। जो इकोसिस्टम शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टांसले महोदय ने। अब दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इकोलॉजी आएगा तो अर्नस्ट हैकेल आएगा, ठीक है। इको देखिए यहाँ पे यल है और अर्नस्ट हैकेल के नाम में भी यल है, और यहाँ पे इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो एजी टांसले हैं उनके नाम में यल तो है लेकिन ये 5वें स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अर्नस्ट हैकेल में लास्ट में है, तो लास्ट का यहाँ चौथे से करीब हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जैसे भी याद रखना हो। इकोसिस्टम को एजी टांसले से जोड़ लीजिएगा और इकोलॉजी को अर्नस्ट हैकेल से, क्योंकि ये याद करने में कंफ्यूजन होता है, एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं ई तो दोनों में है इकोसिस्टम अर्नस्ट हैकेल। अब यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ओ वहाँ पे है लेकिन यहाँ पे यल वाला जब मैटर आ रहा है तो इसको यहाँ से मिला लीजिए लास्ट में, ठीक है। तो अब देखिए ई से पहला और चौथे अक्षर से लास्ट अक्षर कवर हो रहा है। अब अर्नस्ट हैकेल आप एग्जाम में कर लेंगे। देखिए इतना कुछ करने का मतलब है ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, ठीक है, ये टॉपिक। तो आपने देख लिया इकोसिस्टम शब्द के जनक एजी टांसले हैं। अब ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो दोस्तों शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है।
तो किसी भी पारिस्थितिकी यानी कि उस सिस्टम में ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? तो 10%, जिसको लिंडमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओजोन परत जो वायुमंडल में है वो किस वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों समताप मंडल में, और इसी मंडल में जहाज भी उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, ये किस जहरीली गैस का रिसाव से हुआ था? तो दोस्तों मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो मेथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुआ था। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन जाएगा। अम्लीय वर्षा किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। लाइकेन को किस प्रकार के प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को ये ट्रैक करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 में आपसे पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है जोसेफ फ्यूरियर। क्या नाम है? जोसेफ फ्यूरियर। उसके बाद ये आपने देख लिया ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग जोसेफ फ्यूरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ये किस राज्य में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम एक सिंह वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद जोसेफ फ्यूरियर, ये याद रखेंगे आप, इस शब्द का प्रयोग जोसेफ फ्यूरियर ने किया है। कौन से? ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का। जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, क्योंकि दो दो मिलेंगे तो 4 होंगे। ठीक है, संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों की सूची किस पुस्तक में प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इनको हम रेड डाटा बुक में प्रकाशित करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है आपसे, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है IUCN। क्या है? IUCN। नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए क्या जांचा जाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है, जिसको हम BOD कहते हैं, वही मापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है आपसे, भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, किसी भी जो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड, ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, वाटर इकोसिस्टम, उसमें आपको, ठीक है, जो पिरामिड देखने को मिलेगा जैव भार का, बायोमास का, ये आपको उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, तालाब में भी एक देखेंगे तो भी। उसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जिसका नाम अब राजा जी कर दिया गया है, ये भी बात याद रहे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1972 में। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने सबसे महत्वपूर्ण PYQ देख लिए हैं बायोलॉजी की। इस क्लास को आप एक बार और रिवाइज करेंगे, और देखिए दूसरी क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री की होगी, उसके लिए आप अभी जुड़ जाइए। ठीक है, और बहुत ही कम समय में सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन के लिए आप GS फोकस फैमिली का पार्ट अवश्य बनिए। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जोरों शोरों से कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।